जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सब जानते होंगे जाने अनजाने में हम लोग हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है। यहाँ हर चीज़ की एक कीमत होती है। आज हम मॉडर्नाइजेशन के युग में जो आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं कई सुविधाओं के साथ, उसकी कीमत स्वरूप में हम हमारे पृथ्वी को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। तो आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका संबंध हमारे अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। यह विषय है ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हिंदी में हम भूमंडलीय ऊष्मीकरण भी कहते हैं। तो आइए मिलकर इस टॉपिक को समझते हैं, हर बार की तरह कंसेप्चुअली। ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए हम पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट को जान लेते हैं, जिसे हिंदी में हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। अगर पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता। और हम जानते हैं अगर पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूरी है, क्योंकि उसके बिना पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? हम जानते हैं पेड़ पौधों को उगने के लिए सूरज की गर्मी की आवश्यकता होती है। ऐसे जगहों पर जहाँ पर पर्याप्त सूरज की गर्मी अवेलेबल नहीं होती, वहाँ पर कांच के घर बनाए होते हैं जिसमें पौधे लगाए जाते हैं। आपने टीवी पर मूवीज या गानों में देखा होगा कि कांच का घर होता है जिसमें पौधे लगाए होते हैं। इस कांच की घर में सूरज की गर्मी अंदर तो आ जाती है, लेकिन रिफ्लेक्ट होके उस कांच के घर से बाहर नहीं जा पाती, जिससे सूरज की गर्मी उसी कांच के घर में ट्रैप होती है और पौधों को पर्याप्त गर्मी मिलती है। इसी कांच के घर को ग्रीन हाउस बोला जाता है और इसी हीट के ट्रैप करने को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। बिल्कुल इसी तरह पृथ्वी भी एटमॉस्फेयर में सूरज की गर्मी को ट्रैप करके ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाती है, जिस कारण पृथ्वी की तापमान -18 डिग्री सेल्सियस नहीं होती। तो हमने जाना कि हीट को ट्रैप करना या ऊष्मा को बंद करके रखने को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। पृथ्वी पर जब सूरज की रोशनी गिरती है तो वो पृथ्वी से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होकर यह सूरज की रोशनी पृथ्वी के बाहर की ओर जाती है, लेकिन पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जो इन रोशनी को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे सूरज की गर्मी पृथ्वी के बाहर नहीं जा पाती और पृथ्वी को गर्म रखती है। जो गैसेस सूरज की रोशनी को सोख लेते हैं, इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। जैसे हमने कुछ देर पहले देखा था, कांच का घर सूरज की गर्मी को बाहर जाने नहीं देता, जिस घर को हम ग्रीन हाउस कहते हैं। उसी तरह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मौजूद कुछ गैसेस पृथ्वी से टकराकर बाहर जाने वाले सूरज की रोशनी, सूरज की गर्मी को पृथ्वी से बाहर जाने नहीं देते। इसीलिए इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैसेस ग्रीन हाउस गैस के बड़े चर्चित उदाहरण हैं। लेकिन अगर यही ग्रीन हाउस गैसेस ज़रूरत से ज़्यादा जमा हुए एटमॉस्फेयर में तो ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पृथ्वी में ट्रैप हो जाती है और पृथ्वी का तापमान ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी ज़रूरत से ज़्यादा पृथ्वी की तापमान की बढ़ने को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है ग्लोब का वार्म होना। ग्लोब वार्म कैसे होता है? यह होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट से, और ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैस के कारण होता है। आई होप अब तक आप ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग को समझ गए होंगे। अगर नहीं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से यहाँ तक फिर एक बार देखें, आपको इस बार ज़रूर समझ आएगा। हम अब जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी के लिए क्या मायने रखता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी को पर्याप्त गर्मी मिलती है, जिस कारण पृथ्वी रहने योग्य बन सकी है, वरना पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता। लेकिन आज की हकीकत कुछ और ही कहती है। औद्योगिक विकास के अंधी दौड़ ने इस प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है। ग्रीन हाउस गैसों की प्रतिशतता में बढ़ोतरी के कारण वायुमंडल से बाहर जाने वाली सूर्य प्रकाश की ऊष्मा की ट्रैपिंग जरूरत से ज्यादा हो रही है, जिससे पृथ्वी की तापमान जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है। इस पृथ्वी की औसत तापमान के बढ़ने को ही ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया गया है। यह ग्लोबल वार्मिंग अपना पैर पसारने लगी है। इस पर काबू नहीं पाया गया तो इसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। आइए अब हम समझते हैं कि कैसे हम इंसान अपनी सुविधाओं के लिए ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। तो अब हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारणों को देखेंगे। हम जानते हैं कि कुछ विशेष गैसेस वायुमंडल में होते हैं जो सूरज की ऊष्मा को सोखकर सूरज की गर्मी को पृथ्वी से बाहर जाने नहीं देते। जब ये विशेष गैसेस जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं वायुमंडल में, तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। मनुष्य के द्वारा अपने लाभ के लिए अलग अलग तरीकों से वायुमंडल में इन ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाया जा रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो अगर हम एक शब्द में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण बताएं तो वह कारण है मनुष्य।
चलिए अब हम विस्तार में समझते हैं कि कैसे मनुष्य अलग अलग तरीकों से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। पहला कारण, फ्रिज और एसी का उपयोग करना। फ्रिज और एसी जो हम ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यह पर्यावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिसे सीएफसी कहते हैं और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जिसे एचएफसी कहते हैं, इन गैसेस को रिलीज करते हैं। और यह सीएफसी और एचएफसी ग्रीन हाउस गैस है, जिस कारण फ्रिज और एसी ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाता है वायुमंडल में और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। दूसरा कारण, वनीकरण की कमी। जंगलों की कटाई भी ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण है। पेड़ पौधे CO2 को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और जब इन्हें काटा जाता है तो वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। CO2 एक ग्रीनहाउस गैस है, जिस कारण जंगलों की कटाई ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। तीसरा कारण है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के चलते कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस का अत्यधिक उपयोग होता है, जिससे CO2, मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसेस निकलकर वातावरण में मिल जाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। चौथा कारण है एग्रीकल्चर, कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन के लिए हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जैसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैसेस को वातावरण में मिलाने का काम करती है। मैं आपको बता दूं, नाइट्रस ऑक्साइड CO2 से भी ज़्यादा खतरनाक ग्रीनहाउस गैस है। और इस साल अर्थ सिस्टम नाम के एक पत्रिका ने बताया है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड इमिशन करने वाला देश है, चाइना के बाद। पांचवा कारण, वाहनों का बढ़ता उपयोग। वाहनों से निकलने वाला धुआं भी वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैं मेरे नॉलेज से आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आजकल मार्केट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बहुत प्रशंसा हो रही है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स प्रदूषण कम करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को हमें चार्ज करना पड़ता है और चार्ज करने के लिए जो बिजली हमें लगती है, उसके उत्पादन में वातावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल बिजली की मांग बढ़ा रही है, जिससे हमें ज़्यादा बिजली का उत्पादन करना होगा। बिजली की उत्पादन और उसे घर तक पहुंचाने के कार्य में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण थे। चलिए अब हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप अनेक समस्याएं हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन। मौसम में असामान्य परिवर्तन हो रहे हैं। कहीं बहुत अधिक वर्षा है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। दूसरा, बर्फ के ग्लेशियर पिघलना। ध्रुवीय क्षेत्र के बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया है। तीसरा, जैव विविधता को खतरा। कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि उनके आवास नष्ट हो रहे हैं या तापमान में बदलाव के कारण वे अनुकूलन नहीं कर पा रही है। चौथा, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। बढ़ते तापमान के कारण हीट वेव्स, नई बीमारियां और स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही है। अब हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग से निवारण। हमें ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने के लिए तत्काल और सख्त कदम उठाने होंगे। इसके लिए कुछ प्रमुख उपाय है। पहला, ग्रीन ऊर्जा का उपयोग करना। हमें सौर, पवन और जल ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। दूसरा, वनीकरण। अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और वनों की कटाई को रोकना चाहिए। वनीकरण से CO2 की मात्रा को कम करने में मदद मिलती है। तीसरा, ऊर्जा की बचत करना। ऊर्जा की बचत करना महत्वपूर्ण है, जैसे कि बिजली का कम उपयोग करना, ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करना और सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करना। चौथा उपाय है शिक्षा और जागरूकता फैलाना। लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों और उसके निवारण के उपायों के प्रति जागरूक करना भी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करता है। इसी उद्देश्य से मैंने यह वीडियो बनाया है, ताकि लोग यह वीडियो देखकर ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूक हो। तो आपसे भी निवेदन है कि आप इस वीडियो को आपके सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे आपके तरफ से भी ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने में आपका योगदान हो। अगला उपाय है सरकारी नीतियाँ। सरकारों को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में मदद करे, और सरकारों को ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना चाहिए। वैसे ग्रीन एनर्जी वो एनर्जी होते हैं जो कार्बन एमिशन नहीं करे, यानी CO2 को वातावरण में ना मिलाते हो, जैसे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, जल ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी। इन सबसे बिजली को उत्पन्न करते समय CO2 का इमिशन नहीं होता है। इन एनर्जी सोर्सेस को रिन्यूएबल एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी सोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है।
भारत ने पेरिस एग्रीमेंट के तहत ये कहा है कि 2030 तक भारत का जो एनर्जी मिक्स होगा उसमें 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लेकर आएंगे। इसे भारत का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। सरकार प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत देश भर में 1 करोड़ घरों पर सौर पैनल इंस्टॉल करने वाली है, जिसके लिए 18,000 करोड़ का फंड अलॉट किया गया है। तो सरकार को ऐसे ही ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देते हुए नीतियां बनानी चाहिए, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए। यह थे कुछ ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय। अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह पृथ्वी एक अनमोल तोहफा है जिसे प्रकृति ने हमें दिया है, तो इसका देखभाल करना हमारा कर्तव्य बनता है। ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर चुनौती है जिसका सामना हम सभी को मिलकर करना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि पृथ्वी को इस संकट से बचाए। हमें अपने आदतों में बदलाव लाना होगा, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करना होगा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संप्रीत होना होगा। आइए हम सब मिलकर एक हरित और सुरक्षित भविष्य का निर्माण करें। धन्यवाद।